आज हम बात करेंगे बाबूगढ़ी की, बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी, जो असल में भारतीय लोकतंत्र की कई गहरी और उलझी हुई सच्चाइयों को हमारे सामने रखती है। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें चुनावी आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस इलाके की जमीन और यहाँ के पानी से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि बाबूगढ़ी की किस्मत यहाँ के मौसम और हर साल आने वाली बाढ़ से बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। बाबूगढ़ी के चुनावी नतीजों को अगर समझना है तो सबसे पहले उस रोजमर्रा की हकीकत को समझना जरूरी है जिसे यहाँ का भूगोल, यहाँ की नदियां तय करती हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर साल बाढ़ का खतरा मंडराता है, जहां खेती पूरी तरह से बेभरोसे मानसून पर टिकी है, जहां कोशी सिंचाई परियोजना एक तरह से ठप पड़ी है। इन सब का नतीजा क्या होता है? खेती का एक गहरा संकट। और जब खेती में संकट आता है तो लोग काम की तलाश में अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसे ही हम डिस्ट्रेस माइग्रेशन या संकट वाला पलायन कहते हैं। तो जमीन की इन मुश्किलों के बीच अब जरा यहाँ के राजनीतिक माहौल को देखते हैं। सवाल ये उठता है कि एक ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड इतने लंबे वक्त से अपना गढ़ यहाँ कैसे बनाए हुए हैं। इस पूरी राजनीतिक पहेली को सुलझाने की चाबी शायद इस एक नंबर में छिपी है, 17,568 वोट। ये 2025 के चुनाव में जीत का अंतर था। इसी मार्जिन से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने अपने सबसे करीबी मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को हराया था। ये ग्राफ देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। जेडीयू का वोट शेयर लगातार बिना रुके ऊपर गया है। 2015 में करीब 38%, 2020 में 41.5% और फिर 2025 में लगभग 48%। ये दिखाता है कि सत्ताधारी पार्टी की पकड़ वक्त के साथ कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुई है। अब इस टेबल में और गहराई से देखते हैं। जेडीयू की लगातार 3 जीतें, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। 2015 के मुकाबले 2020 में पार्टी का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन जीत का अंतर असल में घट गया था। फिर 2025 में ये अंतर दोबारा बढ़ गया। इन नतीजों ने बाबूगढ़ी को एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया है जहां एंटी इनकम्बेंसी जैसी बातें बेअसर लगती हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन नतीजों के पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ वोटिंग के आंकड़ों में नहीं बल्कि वहां के सामाजिक समीकरणों में छिपा है। यह विश्लेषण इसे रणनीतिक डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कहता है, और यही जेडीयू की लगातार जीत का राज है। आरजेडी की ताकत का आधार पारंपरिक तौर पर मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण रहा है। जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, यादव आबादी करीब 14.5% और मुस्लिम आबादी 11% से थोड़ी ज्यादा है। ये एक बहुत मजबूत आधार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी एक गणितीय सीमा भी है। और यहीं पर दोनों खेमों की रणनीतियों का असली मुकाबला दिखता है। एक तरफ है आरजेडी का एमवाई समीकरण, तो दूसरी तरफ एनडीए ने एक अलग ही रणनीति अपनाई है। उन्होंने अति पिछड़ी जातियों यानी ईबीसीज का एक बड़ा गठबंधन बनाया है, और इसी गठबंधन ने आरजेडी के चुनावी गणित को काफी हद तक बेअसर कर दिया है। चलिए, अब चुनावी जीत हार की इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका बाबूगढ़ी के आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि चुनावी जीत और जमीनी हकीकत में एक बड़ा फासला नजर आता है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और एक पल के लिए इसके बारे में सोचना जरूरी है। 69.4%, मतलब इस जिले के लगभग 70% बच्चे खून की कमी यानी एनीमिया के शिकार हैं। ये शासन की एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। और बात यही नहीं रुकती। यहाँ की शिशु मृत्यु दर यानी हर 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 47 की मौत हो जाती है। ये नंबर हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की एक प्रणालीगत विफलता का कड़वा सच बयान करता है। जब लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा जाता है तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पलायन, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, अगर जमीनी हकीकत इतनी मुश्किलों भरी है तो इसका असर चुनावी नतीजों पर आखिर क्यों नहीं दिखाई देता? तो इन सभी समस्याओं को समझने के बाद अब एक ऐसे रास्ते की बात करते हैं, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए आगे का रास्ता दिखा सकता है, जो वाकई में बदलाव लाना चाहता है। ये एक 4 सूत्रीय रणनीतिक ब्लूप्रिंट है। पहला, स्वास्थ्य के जो खराब आंकड़े हैं उन्हें एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना ताकि जवाबदेही तय हो।
दूसरा, बूथ कमेटियों को सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित ना रखकर हर समुदाय को उसमें जगह देना ताकि सामाजिक दीवारें टूटें। तीसरा, उन प्रवासी कामगारों से जुड़ना जो दिल्ली मुंबई में काम करते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक परेशानी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकती है। और चौथा, वोटर लिस्ट पर पैनी नजर रखना ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को होने से पहले ही रोका जा सके। इस किले की दीवारें सिर्फ सामाजिक समीकरणों से ही नहीं बनी हैं। इसमें राजनीतिक विरासत का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि ये रिपोर्ट बताती है, दिवंगत कपिल देव कामत की राजनीतिक विरासत का उनकी बहू मीना कुमारी को मिलना ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत रिश्ते और विरासत चुनावी गणित जितने ही जरूरी हो सकते हैं। तो अंत में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं कि अगर लोगों की जिंदगी का हिसाब किताब इतनी मुश्किलें और इतनी पीड़ा दिखाता है, लेकिन चुनावी किला हर बार की तरह मजबूती से खड़ा रहता है, तो फिर एक वोट और एक नागरिक की भलाई के बीच का जो रिश्ता है वो आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।